जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 11 मैथ्स में बुक आर.एस. अग्रवाल से शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री को। तो यह ट्रिगोनोमेट्री जो है हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री कहते किसको हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ mathematics which deals with the measurement of angles of triangle and the problem related to these angle and the problems related to these angles। तो बच्चों याद रखेंगे इसको कि ट्रिगोनोमेट्री जो है एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। और यह जो है जितने भी प्रॉब्लम हम इसमें बनाएंगे ये सारे प्रॉब्लम आपका एंगल से जुड़ा रहता है। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर कभी कोई पूछ भी सकता है कि अच्छा ये बताओ कि एंगल क्या होता है, एंगल किसको कहते हैं। हालांकि यह बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज को जज करने के लिए यह कोई पूछ सकता है। तो एंगल हमारा तभी बनता है जबकि कोई भी रे है आपका, मान लीजिए कि यह रे है आपका जैसे OA, और यह रे आपका अगर इस किसी फिक्स्ड पॉइंट पे, इसके जो एंड पॉइंट है, एक पॉइंट जो वहाँ से यह शुरू होता है उसको फिक्स करते हुए अगर इसको हम रोटेट कराते हैं तो यह अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है आपका क्या होता है, एंगल फॉर्म करता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। और इसमें जो साइड जहाँ से यह शुरू होता है यह रे, इसको हम लोग इनिशियल साइड कहते हैं, और जहाँ पर यह अंत होता है इसको हम लोग टर्मिनल साइड कहते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगर हमको कहा जाए कि इसको डिफाइन कीजिए तो इसको डिफाइन हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि द रोटेशन ऑफ द रे कीपिंग इट्स end point fixed from initial position to final position। इनिशियल साइड कहिए या इनिशियल पोजीशन कहिए, फाइनल पोजीशन कहिए या फाइनल पोजीशन कहिए, या नहीं तो टर्मिनल साइड कहिए। टर्मिनल साइड फॉर्म्ड एंगल को बनाती है, फॉर्म्ड एंगल। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखा जाए कि मेजरमेंट ऑफ एंगल हम लोग किसको कहते हैं, तो यही जो आपका एंगल जो होता है इसके मात्रा कितनी है इसकी माप को अमाउंट ऑफ रोटेशन, अगर कहा जाए अमाउंट ऑफ रोटेशन का जो भी अमाउंट होता है इज कॉल्ड मेजर ऑफ एंगल। मेजर ऑफ एंगल की माप कहते हैं हम लोग। अब यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ जो एंगल होता है यह कितने तरह से होता है, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग और समझ लेते हैं कि यह जो एंगल है आपका दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक क्या होता है आपका पॉजिटिव एंगल होता है, और एक आपका होता है निगेटिव एंगल होता है। और यह पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा, जबकि यह रे अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे इस तरह से, ये जो रोटेशन है आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर होता है तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव एंगल बनता है। अगर यही रे, यह जो आपका OA रे है, यह क्लॉकवाइज रोटेशन करे, मतलब कि ये इधर से इधर की तरफ रोटेशन करे, तो यहाँ पर आपका निगेटिव एंगल बनता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़ा सा एक एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया आपका कि एक रे है और इस रे पर हमने 30 डिग्री का एंगल इस तरह से बना दिया। तो ये आपका हो गया, अगर हमारा रोटेशन क्या है, इस पोजीशन से ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपका फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन या टर्मिनल पोजीशन कहिए, टर्मिनल साइड।
तो फाइनल पोजीशन कहिए या नहीं तो टर्मिनल साइड कहिए, तो इसके बीच का जो एंगल है हमारा ये जो है पॉजिटिव हो गया। ठीक उसी तरह से अगर हमारा यह रे है OA, उसके बाद अगर इसका रोटेशन इस तरह से हो इधर की तरफ, तो यहाँ पर हमारा निगेटिव एंगल बनता है ना। तो यह निगेटिव एंगल को हम लोग सिंपली -33 डिग्री इस तरह से लिखेंगे। अब मान लिया जाए कि निगेटिव पॉजिटिव एंगल जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका 60 डिग्री बनता है, 60 डिग्री, और ये अगर रोटेशन आपका इधर से हम मापते हैं इसको, तो ये हमारा -60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से निगेटिव एंगल और आपका पॉजिटिव एंगल बनता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि एंगल का जो मेजरमेंट है वह कितने तरह से किया जा सकता है। तो एंगल का मेजरमेंट हम लोग 2 तरह से करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का मेजरमेंट कितने तरह से होता है। तो यह एंगल का मेजरमेंट हम लोग 2 पद्धति हम लोग इसमें जानते हैं, है ना। एक होता है आपका सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है, और एक दूसरा होता है आपका सर्कुलर सिस्टम होता है। तो ये सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि एक कंप्लीट रोटेशन हो गया आपका, एक कंप्लीट रोटेशन का 1/360th पार्ट, है ना, ये एक आपका कंप्लीट रोटेशन हुआ। उसके बाद 1/360th पार्ट को हम लोग 1 डिग्री मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 डिग्री। मान लीजिए कि ये जो पूरा एक चक्कर लगाया, इसको हम लोग जो है 360 बराबर भागों में बांट दिए। कितने भागों में बांट दिए? 360 बराबर भागों में बांट दिए इसको, है ना। तो इसमें से जो एक पार्ट होगा वो हमारा 1 डिग्री कहलाएगा। इसके बाद हम लोग को ध्यान में रखना है 60 मिनट। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इस तरह से, इसको हम लोग 60 मिनट कहते हैं। तो 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, यानी कि 1 डिग्री में भी 60 मिनट होता है। अब ये जो छोटा सा पार्ट है इसको भी हम 60 भाग में अगर बांट दें तो ये हमारा 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हो जाएगा। तो यानी कि इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 डिग्री में आपका 60 मिनट होता है ना। उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान रखना है कि 1 मिनट में जो होता है 60 सेकेंड, डबल डैश अगर लग जाए तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? सेकेंड पढ़ेंगे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से इसमें जो सेक्साजेसिमल में होता है हमारा, ये डिग्री में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? 1 राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। उसके बाद अगर आपका 180 डिग्री हो, जिसको आप लोग पढ़े होंगे रिजू कोण हिंदी में, या नहीं तो स्ट्रेट कोण, स्ट्रेट एंगल भी हम लोग इसको कहते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं सर्कुलर सिस्टम में। तो सर्कुलर सिस्टम में सबसे पहली बात जो है आपका कि किसी भी सर्कल में उसके रेडियस के बराबर, ये जो है आपका क्या हो गया? रेडियस हो गया। इस रेडियस के बराबर इसमें एक चाप लेते हैं। कहने का मतलब कि इसका रेडियस r है, तो इस चाप की जो लंबाई है, इस आर्क की जो लंबाई है, इसकी भी लंबाई r ही हो, तो इस स्थिति में जो बनने वाला कोण होता है वो आपका 1 रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, 1 को के ऊपर c लिखकर डिनोट करते हैं। तो सर्कुलर सिस्टम में हमारा यही होता है। और इस 1 रेडियन का डेफिनेशन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि 1 रेडियन इज द एंगल, रेडियन इज द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा यह बनता है, whose distance, whose length is equal to the length of radius, रेडियस के लेंथ के बराबर होता है। लेंथ, आर्क का जो लेंथ होता है वो आपका रेडियस के लेंथ के बराबर होता है। तो हमारा 1 रेडियन का एंगल बनता है। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ और जानना है कि यह जो आपका रेडियन है, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, रेडियन इज एन कांस्टेंट एंगल होता है।
अब देखिए ये कैसे होता है। अगर हम क्या कहते हैं छोटा बड़ा सर्कल लें, जैसे ये छोटा सा सर्कल लिए तो इसका रेडियस भी छोटा होगा, तो इसी के हिसाब से इसमें आर्क भी होगा, हमारा चाप भी होगा। ये जो एंगल बनाएगा ये 1 रेडियन का हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर बड़ा भी हमारा सर्कल है तो स्वाभाविक है कि इसमें बड़ा रेडियस होगा। अब इस रेडियस के बराबर हम इसमें एक चाप अगर लेते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये हमारा 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक कि हम कैसा भी सर्कल जब ले लें, ये मान लीजिए तो अगला सर्कल ले लेते हैं, तो ये क्या होता है कि ये आपका रेडियस हो गया। अब इस रेडियस के बराबर हम कोई दूसरा चाप ले लें इसमें इस रेडियस के ही बराबर, तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 रेडियन एंगल हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे समझ गए होंगे। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कोई भी सर्कल है आपका, है ना। अब देखा जाए ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका रेडियस हो गया। अगर हम छोटा चाप लेते हैं तो सेंटर पर छोटा एंगल बनता है। अगर हम बड़ा चाप लेते हैं तो सेंटर पर हमारा बड़ा एंगल बनता है। अगर चाप इससे भी बड़ा हो जाए तो एंगल जो है हमारा इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर चाप कहने का मतलब आर्क हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपका एंगल कहने का मतलब हो गया सेंट्रल एंगल। तो ये आर्क और सेंट्रल एंगल में क्या रिलेशन है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि ज्यों-ज्यों हमारा आर्क का लेंथ बढ़ता है त्यों-त्यों हमारा एंगल भी बढ़ते चला जाता है। इसका उपयोग हम लोग अभी जस्ट करेंगे एक रिजल्ट को प्रूव करने में, एक थ्योरम को प्रूव करने में। इसके बाद आइए हम लोग प्रूव करते हैं एक थ्योरम को, जो कि कह रहा है कि रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। यह जो रेडियन आपने अभी पढ़ा यह आपका कांस्टेंट एंगल है, इसको प्रूव करके बताइए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्कल ले लेते हैं और इस सर्कल का रेडियस r है और इसका सेंटर O है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लेट COR बी ए सर्कल, है ना। और यहाँ पर C फॉर सर्कल हो गया, O इसका सेंटर हो गया, R इसका रेडियस हो गया। या नहीं तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर ए सर्कल whose सेंटर इज O एंड रेडियस इज R। इस तरह से भी ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें AB एक आर्क लेते हैं। वी टेक ए आर्क AB, है ना, इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस के बराबर है। तो इस स्थिति में हमारा जो यह आपका एंगल हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा आपका, है ना। यही चीज़ हम लोग जान रहे हैं यहाँ से। 1 रेडियन हमारा तभी बनता है जब इसका आर्क का लेंथ इसके रेडियस के लेंथ के बराबर होता है। तो चलिए ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं इस सर्कल में कि AO को प्रोड्यूस करके C तक लाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोड्यूस AO टू C सच दैट एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री। स्वाभाविक है कि ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर हमारा एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो इसको हम लोग टू राइट एंगल भी कह सकते हैं, है ना। यानी कि 2RT लिखिए, राइट हो गया, और एंगल कहने का मतलब एंगल का सिंबल डाल दिए, एंगल्स हो गया। तो ये 2 राइट एंगल भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि आर्क और सेंट्रल एंगल में क्या रिलेशन है। तो इसमें रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको क्या पढ़ेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क होता है।
अब देखिए यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी एक बन रहा है और एंगल ए ओ सी भी बन रहा है। तो ए ओ बी को बनाने वाला आर्क कौन है? इस एंगल को बनाने वाला आर्क ये है, यह चाप है आपका जिसकी लंबाई आर है। तो भैया यह आर के बराबर हो जाएगा। और ए ओ सी के लिए कौन सा चाप है? तो ए ओ सी के लिए यह चाप जो है आपका सेमी सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक। तो सेमी सर्कल का लेंथ जो होता है आपका क्या होता है? पूरे सर्कल का परिमाप जो होता है आपका 2 पाई आर होता है और इसका आधा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका पाई आर हो जाएगा। तो सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं? पाई आर लिख सकते हैं। यहाँ से आर आर कैंसिल हो गया, ये 1 बाय आपका क्या बचता है? पाई बचता है। अब यहाँ पर देखिए ए ओ बी को हम लोग एक रेडियन लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका ये 2 राइट एंगल जो है इधर चला गया, एंगल ए ओ सी बाय क्या हो गया? पाई हो गया। एक रेडियन हमारा इतना निकलता है। अब यह 2 राइट एंगल्स हैं और उसके बाद नीचे में पाई है। ये 2 राइट एंगल जो होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, कहने का मतलब 180 डिग्री के बराबर होता है, जो कि कांस्टेंट है आपका। अब पाई भी क्या है? कांस्टेंट है। तो इसीलिए यह जो है हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट आपका होता है। तो इतना सा जानने के बाद एक चीज़ हम लोग को एक रिजल्ट और भी प्रूव करना है इसमें, तब हम लोग इसके प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगला थ्योरम हमारा जो कह रहा है कि प्रूव दैट थीटा इक्वल टू एल बाय आर वेयर सिंबल हैविंग यूजुअल मीनिंग। मतलब कि थीटा एल और आर जो सिंबल आप देख रहे हैं यह कुछ खास मीनिंग रखता है। और इस चैप्टर के संदर्भ में जैसे मान लिया जाए कि ये आपका सर्कल हो गया और उसके बाद कोई आर्क है आपका लेंथ एल का, तो ये आपका ए से लेकर बी तक जो है आर्क का लेंथ एल है और यह जो है आपका एंगल बनाता है थीटा। तो और ये आपका रेडियस आर है। तो इस तीनों में क्या रिलेशन है? इस तीनों में रिलेशन है थीटा इक्वल टू एल बाय आर है। तो इसको हम लोग प्रूव करने के लिए बस वही काम करेंगे। लेट अस कंसीडर ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर ये ले लिए हैं। उसके बाद एंड आर्क ए बी जो है आपका यह एल के बराबर है, एंगल ए ओ बी जो है आपका थीटा के बराबर है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू एल बाय आर, तो हमको प्रूव करना है। तो प्रूव दैट थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई पॉइंट हम लोग सी लेते हैं। तो लेट ए सी जो आर्क है यह आर के बराबर है। तो इसलिए देयरफॉर एंगल आपका ए ओ सी जो हो जाएगा, एंगल ए ओ सी जो हो जाएगा वह कितने के बराबर हो जाएगा? 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब हम लोग यह भी जान रहे हैं कि यह जो आपका आर्क है और यह जो सेंट्रल एंगल है इसमें रिलेशन क्या है? इसमें रिलेशन हम लोग जान रहे हैं कि यह आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा, वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क is directly proportional to the length of arc है ना। तो इसलिए एंगल ए ओ बी बाय एंगल ए ओ सी, तो ए ओ बी का जो आर्क है आपका, ए ओ बी के लिए जो आर्क है आपका वो एल है, तो एल हो गया। ए ओ सी के लिए जो आर्क है, ए ओ सी के लिए जो आर्क है ये आर के बराबर है ना। तो ये आपका किसके बराबर है? आर के बराबर। अब यहाँ पर देखा जाए ए ओ बी जो है आपका, ए ओ बी जो है ये एंगल आपका थीटा है और ए ओ सी जो है आपका वो 1 रेडियन के बराबर है।
उसके बाद ये L बाय आर है, यानी कि थीटा बाय 1 इक्वल टू L बाय आर, यानी कि थीटा इक्वल टू L बाय आर। तो ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है, इसकी हमें पूरी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। और इस चीज़ के बाद जो है हम लोग अब थोड़ा सा और एक टॉपिक समझेंगे, फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम पर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल में ये आप जान रहे हैं कि यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल है आपका, ठीक ना। उसके बाद अगर हम इसके रेडियस के बराबर एक बार चाप लें, फिर दूसरी बार भी चाप लें रेडियस आर के बराबर, फिर तीसरा बार भी आर के बराबर लें, तो हर एक बार जो है एक एक रेडियन इसके बीच में एंगल बन रहा है। तो यह आप आर पूरा कितनी बार ले सकते हैं, ये आप जो है यहाँ तक आप 3.14 यानी कि 22/7 आर टाइम्स ही आप यहाँ पर आर ले सकते हैं, जो कि पाई के बराबर होता है। यानी कि यहाँ जो आपका हो गया पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर हो गया। देखिए 1 आर 2 आर 3 आर फिर 0.14 लगभग ये स्थान बच जाएगा। अब जान ही रहे हैं कि 22/7 का वैल्यू लगभग 3.14 3.14 होता है, और इसको हम लोग क्या मानते हैं, पाई मानते हैं। तो इसीलिए पाई इक्वल टू 180 डिग्री एक रिलेशन मिल जाएगा। और इसी को अगर 2 पाई रेडियन आप कह देते हैं तो यह आपका 360 डिग्री हो जाता है। यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है, जो कि डिग्री मेजर में हो गया, और 2 पाई रेडियन एंगल बनता है जो कि आपका रेडियन में हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, या नहीं तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। अगर आपको कहा जाए कि एक रेडियन है ना में कितने डिग्री होंगे, तो एक रेडियन में 180/पाई डिग्री हो जाएगा। अगर कहा जाए कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो पाई/180 डिग्री आपका रेडियन हो जाएगा। इसका वैल्यू 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन हो जाएगा। और ये जो है आपको फॉर्मूला के तरह यूज करना है। कभी मान लिया जाए आपको दे दिया कि x रेडियन को क्या करना है, x रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है, तो x को 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया। या मान लीजिए कि y डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो y को आप पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आपका बदल जाता है, रेडियन में बदल जाता है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको रेडियन से बदलना हो किस में, डिग्री में, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमको डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूले के तरह आप लोग याद रखेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रख लेना है कि एक रेडियन में जान रहे हैं कि 180/पाई आपका डिग्री होता है, और इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो 180/पाई का वैल्यू 22/7 होता है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 57 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे और 16 मिनट 21 सेकेंड, ये अप्रॉक्स आपको मिलता है। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि सर ये कैसे हो जाता है, तो इसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा और आप खुद इसको निकालने के लिए सीख जाएंगे। इसके बाद हमारा अगर 1 डिग्री हो तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये जो है पाई/180 क्या होता है आपका, रेडियन होता है। पाई का वैल्यू 22/7 और 180 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका 0.01746 रेडियन हो जाता है। तो बच्चों इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह आपको पूछा जा सकता है। और लास्ट में आप लोग ये समझ लीजिए कि हमारा पाई जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यदि 90 डिग्री कहा जाए तो 90 डिग्री बराबर पाई/2 रेडियन हो जाता है। 30 डिग्री कहा जाए तो इसका मतलब हो गया पाई/6 रेडियन हो जाएगा। अगर 60 डिग्री कहा जाए तो इसको पाई/हम लोग
3 रेडियन लिखते हैं। डिग्री में लिखिए या रेडियन में लिखिए, बात बराबर ही है। और इस सब से आप लोग पहले से भी वाकिफ़ होंगे। अगर 45 डिग्री कहा जाए तो यानी कि π/4 रेडियन हम लोग लिखते हैं। 45 डिग्री लिखिए या π/4 लिखिए, बात तो दोनों बराबर ही हैं। तो बच्चों इसमें जो है आपका जो भी थ्योरम्स था, ये सारा थ्योरम हमने आप लोगों को बता दिया है। अब अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। यदि संभव हो तो आप लोग इसे देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, जो नहीं बने तो उसे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हालांकि यह वीडियो के बनने के ठीक 1 महीना के अंदर में ही आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। धन्यवाद।